हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेपोलियन का पराजय और इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर पिछले 8 वीडियो बने थे जो आपको एक एक करके इम्पोर्टेंट वाइज प्रोवाइड किए गए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वाइज हम लोग इस वीडियो को पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि नेपोलियन के पराजय कैसे हुआ। आखिर नेपोलियन का शासनकाल कब तक चला और फ्रांस में कितने क्रांतिकारी बदलाव किए और उस क्रांतिकारी बदलाव का भी क्या हो गया, पतन हो गया। एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं इस वीडियो में। आइए हम लोग देखते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। ये जो नेपोलियन था, नेपोलियन नेपोलियन 1804 से फ्रांस का क्या बनता है, शासक बनता है। और ये कब तक रहता है, 1815 ईस्वी तक ये फ्रांस का क्या रहता है, शासक रहता है। आप कॉन्सेप्ट वाइज समझते रहिएगा भाई, एक एक पॉइंटों को कॉन्सेप्ट वाइज समझिएगा। आइए पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। ये जो नेपोलियन था, नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बनता है और बहुत ही बड़े क्रांतिकारी बदलाव करता है। जब ये क्रांतिकारी बदलाव करता है तो कुछ राजाओं को देखा नहीं जाता है। ये सोचता है कि भाई ये जो समानता का अधिकार को हटा दिया है और कुलीन वर्ग का वर्चस्व खत्म कर दिया है, अर्थात राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता है, तो ये वंशज का क्या कर दिया था, पतन कर दिया था। और इनके बाद अब नेपोलियन का पतन होगा इस वीडियो में। आइए हम लोग पॉइंटों के मदद से समझते हैं। ये जो ऑस्ट्रिया थे और पर्सिया, जिसे आप क्या कहते हो, पर्सिया या तो प्रशा कहते हो, ये रूस है। ये तीनों एक दूसरे के, ये सभी की क्या, नेपोलियन के विरोध में थे। और नेपोलियन के विरोध में अर्थात ऑस्ट्रिया का मतलब आप समझिएगा मैटरनिक, मैटर मैटरनिक, ये आप समझिएगा। ये जो मैटरनिक और पर्शिया और रूस के जो राजा थे, ये नेपोलियन को क्या करते हैं, नेपोलियन के ऊपर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद इसे क्या कर लेते हैं, 1815 ईस्वी में बंदी बना लेते हैं। और बंदी बनाने के बाद इसे जेल में भेज देते हैं। और कॉन्सेप्ट वाइज आप समझिएगा, जब जेल में भेज देते हैं तो ये बहुत ही बड़े बड़े क्या करते हैं, जो नेपोलियन क्रांतिकारी बदलाव लाया था, ये क्या कर देता है, अब खत्म कर देता है। अर्थात ये समझते रहिए, ये जो मैटरनिक है, मैटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में तो हो जाता है, लेकिन 1815 ईस्वी में नेपोलियन का पतन होता है। नेपोलियन के विरुद्ध में कौन रहता, ऑस्ट्रिया रहता है, पर्सिया और रूस, ये सभी मिलकर क्या कर देते हैं, नेपोलियन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण करने के बाद 1815 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हो जाता है। और नेपोलियन के पतन, जो भी क्रांतिकारी बदलाव किए थे, क्रांतिकारी बदलाव किए थे, इन सभी को क्या कर देते हैं, ये लोग हटा देते हैं। और ये सभी जो ऑस्ट्रिया है, प्रशा है और रूस है, ये मिलकर फ्रांस के जो वंशज थे, अर्थात आप क्या कर सकते हो, लुई सिक्सटीन अर्थात लुई 16वां की वंशज को क्या कर देते हैं, फिर से वर्चस्व में लेके आते हैं, जिसका नाम क्या रहता है, लुई 18वां। लुई 18वां को फिर से राजा बना दिया जाता है। और राजा बनाने के बाद जितने भी समानता के अधिकार किए थे, समानता के अधिकार अर्थात संपत्ति के आधार पर सभी को समान अधिकार रहने चाहिए, अर्थात सभी के पास घरे रहने चाहिए, ये जो भी नेपोलियन परिवर्तन किया था, इसे क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अर्थात जर्मनी जो 39 छोटे छोटे राज्यों के रूप में बटा हुआ था, फिर से जो एकीकरण किया था, वो सब के सब क्या हो जाते हैं, फिर से अलग अलग हो जाते हैं और राजा के वंशज क्या करते हैं, राज करते हैं। और समझते चलिए कॉन्सेप्ट वाइज, जो क्रांतिकारी बदलाव लेके आता है और इस बदलाव के कारण ये कौन सी युद्ध, ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस मिलकर नेपोलियन का पतन करते हैं। इस युद्ध का नाम रहता है वाटरलू। इस युद्ध का नाम क्या रहता है, वाटरलू। ये आप याद रखे रहना, ये कॉन्सेप्ट वाइज बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस संगठन के माध्यम, ये एक संगठन किया गया था, अर्थात ऑस्ट्रिया और प्रशा और रूस का संगठन हुआ था। इस संगठन का नाम रहता है वियना कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस का मतलब होता है
ये आप समझते चलिएगा। कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग अर्थात सम्मेलन। वियना सम्मेलन में क्या होता है, इन सभी का गठबंधन बनता है और गठबंधन बनने के बाद नेपोलियन को क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। ये आप यहाँ तक वीडियो के आई होप समझ गए होंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं वियना सम्मेलन। आखिर वियना सम्मेलन क्या है, जो आपको बताया गया अभी की क्लासेस में कि जो ये वियना है, वियना एक प्लेस का नाम है अर्थात स्थान का नाम है। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है, यहाँ पर एक सम्मेलन होता है और सम्मेलन में ये गठन किया गया कि नेपोलियन को किसी प्रकार से इसे साम्राज्य से क्या किया जाए, हटाया जाए। और जिसमें शामिल थे, आपको बताया गया था कि भाई ऑस्ट्रिया शामिल था, और आपको बताया गया जो अभी का क्या है, पर्शिया है, शामिल है। अर्थात आप क्या कहते हो, प्रशा, और रूस भी क्या था, शामिल था। जब 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में नेपोलियन को क्या किया गया, नेपोलियन को हटाया गया। तो आप समझिएगा, अगर नेपोलियन को यहां पर हटा दिया गया और जो ये क्रांतिकारी नेपोलियन बदलाव लेके आया था, फिर से उनको भी हटा दिया गया। इस सम्मेलन में यही कहा गया था, जितने भी कार्य नेपोलियन किए हैं उन्हें सब कुछ क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। और हटाने के बाद फिर से वही राजा की वंशज को नियुक्त किया जाए। अर्थात राजा का पुत्र फिर से राजा बनेगा। अर्थात ये भी जो ऑस्ट्रिया है, पर्शिया है और रूस है, यहाँ पर राजा ही क्या होगा, सर्वोच्च होगा। अभी तक हम लोग देखें कि 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है और क्रांति के बाद लगभग 1789 से और 1799 तक ये क्या होता है, संविधान से फ्रांस चलता है। जब संविधान से भी नहीं चल पाता तो नेपोलियन को क्या किया जाता है, राज्य का राजा बना दिया जाता है। अर्थात 1804 ईस्वी में 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक ये क्या करता है, बहुत ही बड़े बड़े क्रांतिकारी बदलाव लेके आता है। अब ये क्रांतिकारी बदलाव लेके आ रहा था तो कुछ ऑस्ट्रिया और पर्शिया और रूस के जो राजा थे ये इनके विरोध में थे। और 1815 ईस्वी में क्या हुआ, युद्ध हुआ और जो नेपोलियन को क्या कर दिया गया, बंदी बना दिया गया। अभी आप पॉइंटों के माध्यम से समझे। इस सम्मेलन, ये जो गठन था, इस गठन का नाम, ये सम्मेलन हुआ था वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन इसे कहा जाता है। अच्छा, वियना सम्मेलन में यही गठित किया गया कि फिर से राजा नियुक्त होंगे और इस जो जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, जितने भागों में डिवाइड था अर्थात बांटे गए थे, उतने ही भागों में बांटे जाएंगे और वहां के राजा के वंशज को ही फिर से सौंप दिया जाएगा। और यही आप समझते चलिएगा कॉन्सेप्ट वाइज। पहले तो आप पॉइंटों को समझिए। वियना सम्मेलन में फ्रांस और स्पेन में बूढ़े राजवंश फिर स्थापित किए गए। अर्थात जो भी राजवंश वहां पर पहले के थे, उनके राजवंश के अर्थात राजा के पुत्र जो भी बच्चे थे, उनको क्या कर दिया गया, फिर से स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंप दिया गया। अच्छा, लुई 18वां, अभी तक आप देखे थे जब नेपोलियन इस फ्रांस का शासक बना था तो इससे पहले कौन था, लुई 16 था। कौन था, लुई 16 था, अर्थात लुई 16वां था। और यहाँ पर लुई 18वां क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। मतलब इसके पुत्र का पुत्र राजा बन जाता है। और राजा बनने के बाद इसका पूरा नाम आप समझिएगा, इसका नाम है पूरा फिलिप लुई। क्या नाम है, फिलिप लुई। फिलिप लुई 18वां, ये राजगद्दी सौंप दिया जाता है इसको। और राजगद्दी सौंपने के बाद नेक्स्ट इस सम्मेलन में कहा गया कि इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंप दी गई। मतलब इटली जो छोटे छोटे 7 प्रांतों के रूप में बटा हुआ था, अब पूरे जो सोडोनिया थे, पिडमॉन्ट थे, मध्य भाग थे, अर्थात स्पेन का जिसपे कब्जा हुआ था और पोप का जिसपे कब्जा हुआ था, वो सभी क्या कर दिए भाई, फिर से राजगद्दी पर इन लोगों को बैठा दिया गया। और राजगद्दी पर बैठाने के बाद जो 39 छोटे छोटे राज्यों के रूप में बटे हुए थे, जो नेपोलियन एकीकरण करके इकट्ठा किया हुआ था,
और इकट्ठा करने के बाद फ्रैंकफर्ट संसद का उद्भव किया था। और इस उद्भव में ये 39 छोटे छोटे राज्यों के रूप में फिर से क्या बांट दिया गया, ऑस्ट्रिया, पर्सिया और रूस के अनुसार। कौन से सम्मेलन के अनुसार, विनिया सम्मेलन के अनुसार। अब आप समझिएगा कि राज्यों को फिर से भंग कर दिया गया, मतलब उसको फिर से हटा दिया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था में राजनीतिक गठन होता है। वियना कांग्रेस 1815 द्वारा फ्रांस में बूढ़े राजवंश को पुनः स्थापित कर दिया, मतलब 1815 के बाद फिर से वही राजवंश आ गया। अब इसके बाद बहुत ही बड़े बड़े क्रांतिकारी बदलाव आते हैं और 1848 ईस्वी में जो मेटरनिक है अर्थात जो चांसलर है, इससे भी क्या कर दिया जाता है, वियना कांग्रेस को भी हटा दिया जाता है। और बहुत ही बड़े बड़े क्रांतिकारी बदलाव आते हैं 1848 ईस्वी में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंटों को आपको पढ़ाने वाले हैं। पहले तो आप लोग समझ जाइए कि ये जो मेटरनिक है, मेटरनिक एक चांसलर है। कहाँ का चांसलर है भाई, ऑस्ट्रिया का, अर्थात आप कह सकते हो ऑस्ट्रिया का राजा है। ऑस्ट्रिया का जो राजा है ये कहता है कि भाई जो समानता के अधिकार दिए गए हैं इसको क्यों ना हटाया जाए। ये वियना सम्मेलन में रखता है, वियना सम्मेलन में रखता है और रखने के बाद कहता है कि भाई जो ऑस्ट्रिया है, पर्सिया है, रूस से सबसे यही कहता है कि भाई राजा के पक्ष में सब कुछ रहने चाहिए। जितने भागों में इटली डिवाइड था अर्थात बांटे गए थे, जर्मनी जितने भागों में बांटे गए थे, जितने राजाएं राज करते थे उन्हीं के वंशज ही राज करेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंटों के माध्यम से हम लोग समझते हैं। और नेक्स्ट पॉइंटों में आपको पढ़ने हैं कि नेक्स्ट पॉइंटों में आप लोगों को पढ़ने हैं कि 1848 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति में क्या कारण थे। 1848 की अब क्रांति आती है, जो मेटरनिक थे, मेटरनिक के पूरे साम्राज्य को क्या कर दिया जाता है, इस फ्रांस से अर्थात पूरे यूरोप से हटा दिया जाता है। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी युद्ध के कारण अर्थात क्रांति के कारण क्या है, ये कॉन्सेप्ट को समझना। आखिर 1848 ईस्वी में कौन से क्रांति हुए और कौन से बड़े बड़े बदलाव हुए। आइए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। आप लोग देखें, सबसे पहले 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। पहली क्रांति फ्रांस की 1789 ईस्वी में होती है। फिर उसके बाद आप देखते हैं 1830 ईस्वी में होती है और 1830 ईस्वी के बाद 1848 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होती है। ये बहुत ही बड़े बड़े क्रांतिकारी बदलाव थे जो हम लोग पॉइंटों के माध्यम से समझ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1848 की क्रांति। आइए ध्यान दीजिए, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का कारण, आखिर कारण कौन से थे। सबसे पहले समझिएगा 1830 की क्रांति के बाद, अच्छा 1830 में कौन सी क्रांति हुई थी, जो जोसेफ मेस्नी थे ये क्या किए थे, बहुत ही आर्थिक स्थिति के रूप में सभी को क्या किए थे, फ्रांस को एक अग्रदूत के रूप में बढ़ाए थे, जो कहे थे कि भाई राष्ट्रवाद सबसे पहले है। आइए हम लोग पहले पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप कौन है भाई, लुईस सिक्सटीन का अर्थात कब बना था, ये क्या किया गया भाई 1830 ईस्वी के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बन जाता है। मतलब 1830 के फ्रांस की क्रांति के बाद ये क्या बन जाता है, लुई फिलिप राजा बन जाता है। और राजा बनने के बाद उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति सन 1840 में किया। और ये स्वर्णिम मध्यम नीति 1840 ईस्वी में शुरू किया और शुरू करने के बाद वह किसी भी तरह से सामाजिक और आर्थिक रूप को सुधार नहीं कर पाया। मतलब ये जो लुई फिलिप था, किसी भी मतलब फ्रांस का अर्थात शासक था, ये सामाजिक और आर्थिक सुधार कोई भी नहीं कर पाया। अर्थात इनमें क्या होते थे, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्याएं ज्यादा बढ़ गई थी। समस्याएं ज्यादा बढ़ने के कारण लोग व्यापार भी नहीं कर पाते थे, भुखमरी भी आ गई थी। अब इसके बाद आप कॉन्सेप्ट्स को समझना, और उसके शासन काल में भुखमरी और बेरोजगारी थी। कैसी थी, भुखमरी थी और बेरोजगारी थी। किसके शासन काल में, लुई फिलिप के शासन काल में। और जो नेपोलियन था, नेपोलियन के शासन काल में ऐसा नहीं था। वो बहुत ही बड़े बड़े क्रांतिकारी बदलाव करता जा रहा था और उससे प्रजा क्या थी, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी। क्यों प्रजा प्रसन्न थी, क्योंकि प्रजा ही बनाई थी उसको शासन।
अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को, कब, 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन करता है। कब भोजन का आयोजन करता है भाई? 22 फरवरी 1848 ईस्वी में विशाल भोज का आयोजन करता है तथा राजा रोक देता है। कौन राजा रोकता है भाई? जो फिलिप है वो क्या कर देता है? रोक देता है, कहता है कि भाई ऐसे कोई विशाल भोज नहीं होने चाहिए हमारे राज्य में। इसके बाद इसे एक विशाल भोज का आयोजन किया जाता है तथा राजा इसे क्या कर देता है? रोक देता है तथा पुलिस ने गोली चला देती, मतलब उसी भीड़ भाड़ में पुलिस गोली चला देती है। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी में क्रांति आरंभ हो जाती है और क्रांति आरंभ होने के बाद लुई फिलिप को एकदम से हटा दिया जाता है। और लुई फिलिप को जब हटा दिया जाता है तो 1848 ईस्वी में ही मेटरनिक युग की समाप्ति हो जाती है। अच्छा, मेटरनिक ही कहा था कि भाई जब फ्रांस छींकता है तो सर्दी जुकाम किसे होते हैं? किसका कथन है भाई? ये मेटरनिक का कथन है। ये कॉन्सेप्ट आप समझे रहा ना। 1848 ईस्वी में बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी बदलाव होते हैं और उस क्रांतिकारी बदलाव में जो लुई फिलिप है उसे हटा दिया जाता है और इसी के बाद मेटरनिक युग का समाप्ति हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट ये भी आते होंगे, सर जी आखिर मेटरनिक युग किसे कहते हैं? जो ऑस्ट्रिया का शासक था हैप्सबर्ग, इसके राजा का नाम था मेटरनिक। ये क्या था? चांसलर था। ये क्या करता था भाई? ऑस्ट्रिया को, पर्शिया को और रूस को मिलाकर नेपोलियन के ऊपर आक्रमण कर दिया था और इसका युग कहा जाता है 1848 ईस्वी तक चला और 1848 ईस्वी के बाद क्या हो गया? समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद इस युग का क्या हो गया? एकदम से पतन हो गया और फिर से ये क्या हो गया? यूरोप और फ्रांस का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आई होप ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आज की पहले चैप्टर आपकी इंडो होती है। पहले चैप्टर में हम लोग यही पढ़े यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। अच्छा, राष्ट्रवाद का उदय कर चुके हम लोग, यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़े यूरोप में राष्ट्रवाद को और लुईस स्टीन के बारे में पढ़े। नेपोलियन के विषय में हम इस पॉइंटों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पढ़े। जितनी भी आपकी वीडियो अपलोड की गई पॉइंटेज वाइज, मैं लॉन्ग वीडियो नहीं करना चाहता था, नहीं तो वन स्लॉट में भी वीडियो खत्म कर देते। और इसके बाद 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति और बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग पढ़े। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट बॉक्स में अच्छा सा दिल फेंक के मारिए। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।